हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि राजेश सर कल बोले थे कि आप लोगों की एक सीरीज में एक वीडियो मिलेगा, पर डे एक अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, अलग अलग टीचरों के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे कि आप लोग ने पढ़ा होगा भारतीय भवन या एनसीईआरटी या अदर जो एडिशन होते हैं किताब के, उसके हिसाब से पढ़े होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी के बेस पर पढ़ेंगे, लेकिन पूरा पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर डिपेंड नहीं है, इसके अलग अलग तरीकों से इसको डिजाइन किया गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया जैव प्रक्रम। आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम होता क्या है? तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से सजीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा जो भी आपके बॉडी में अनुरक्षण हो रहा है, अनुरक्षण का मतलब रिपेयरिंग से जैसे जानते हैं कि ऐसे यदि कोई रोड टूट गया है तो उस रोड के लिए रिपेयरिंग वाले एक टीम आते हैं, उसको रिपेयरिंग करते हैं, जहाँ पर टूट फूट गया है उसको फिर से सही कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी क्या होता है, रिपेयरिंग होता है। सपोज डेट मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आपके हाथ में या पाँव में कुछ गड़ गया हो या कट गया हो, तो क्या होता है, हमेशा के लिए घाव रहता है? नहीं रहता है। कुछ समय के बाद वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। चाहे आप उसमें क्रीम व्रीम लगा सकते हैं, अलग से कोई मलहम लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाते हैं, यदि हल्का सा हो, कट लगा हो, तो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके बॉडी में क्या रिपेयरिंग हो रहा है। इसी आज उसी रिपेयरिंग को कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। इस जैव प्रक्रम का 4 भाग होता है। एक है पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन। वहन को किसी किसी किताब में परिवहन भी लिखा हुआ रहता है। परिवहन का मतलब हो गया आपके एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। जैसे आपकी पूरा बॉडी है तो हाथ है हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया, सभी भागों में आपका क्या जाता है, रक्त जाता है। उस रक्त को ही जाना क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन कहलाता है। वो उत्सर्जन कहते हैं, वहन कहलाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि पोषण क्या होता है। तो भोजन ग्रहण करने पचे हुए, 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग मार्कर ले लेते हैं। तो पोषण समझते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यदि आप कोई भोजन खाद्य पदार्थ आपने क्या किया, उसका ग्रहण किया, आप ग्रहण करोगे तो आपके मुंह से खाओगे, पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद कुछ 4 घंटों के पश्चात वो क्या धीरे धीरे अवशोषित होने लगेगा। उससे जितने भी मिनरल्स है, आयरन की मात्रा है, विटामिन है, प्रोटीन है, सब क्या होता है, अलग अलग होता है और अलग अलग कामों में चला जाता है। अब उसका प्रयोग हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए करता है। जैसे यदि हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या एनर्जी लॉस हो रहा है, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, पोषण से आएगा, पोषक तत्वों से आएगा। तो इस चीज़ को ये क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं, जब हमारे बॉडी में पचता है, पच जाने के बाद वहाँ से जितने भी विटामिन जो खनिज पदार्थ होते हैं, वो खनिज पदार्थ अलग अलग हो जाता है और इसके अलग अलग कामों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे यदि बॉडी को मोटा होना है, उसके लिए फैट चाहिए। यदि हमको ताकतवर होना है, जैसे आयरन की मात्रा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो इस चीज़ का प्रयोग हो जाता है। वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आप देखते हैं पोषण के आधार पर जीवों को भी 2 भागों में बांटा गया है। जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वपोषण, एक है विषम पोषण। इसे परपोषण भी कहा जाता है। देखते हैं संपोषण क्या होता है या स्वपोषी क्या होता है। अनिपोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता हो, वो कहलाता है स्वपोषी या स्वयं पोषण भी किसे कहते हैं। इसका मतलब हुआ जैसे पेड़ पौधा है, वो किसी से खाना मांगने जाता है या शाम या सुबह में वो खाना बनाता नहीं है हम लोग की तरह। उस तरह क्या होता है कि जैसे कि प्रकाश आया, वहाँ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पता है आपको कि मौजूद है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने क्या कहते हैं, रंध्रों के माध्यम से अवशोषित करता है और जड़ के माध्यम से जमीन में से क्या लेते हैं, वो पानी लेते हैं। पानी लेने के बाद इन अभिक्रिया करके उसको क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और इस ग्लूकोज का प्रयोग वो अपने फल फूल के लिए, टहनी के लिए, पत्तों के लिए, जड़ के लिए, मजबूती के लिए, तरह तरह के चीज़ों के लिए उसका प्रयोग करते हैं। वही क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है कि उन्होंने स्वयं ट्राई किया, स्वयं बनाकर स्वयं खाया है, ये किसी पर डिपेंड नहीं था। आप देखिए विषम पोषी या परपोषी किसे कहते हैं। यह क्या होता है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बना सकता है। अब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता हो। जैसे मनुष्य अपने से प्रकाश संश्लेषित करके वो अपना भोजन बना नहीं सकता है। वो हम लोग की पेड़ पौधे पर ही डिपेंड रहना पड़ता है या जानवरों पर डिपेंड रहता है। आजकल जानते हैं कि मुर्गा मछली सब लोग खाते ही हैं, तो भी जानवर ही का एक रूप है, ले सकते हैं।
लेकिन मान लो कि अब यहाँ पर हम लोग दूसरे पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं, क्योंकि अपने खुद से वो संश्लेषित नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया मानव एवं अन्य जीव, जैसे हो गया बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया इत्यादि बहुत सारे जानवर है जो खुद से संश्लेषित नहीं कर पाता। यहाँ पर जो हरे पेड़ पौधे होते हैं केवल वही क्या करते हैं, अपने आप को संश्लेषित करते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, जैसे आपने सुमाड़ी में जो फूल तोड़ने गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हरे कलर का पत्ती के अलावा भी बहुत सारे कलर का पत्ती होता है, जैसे पीला कलर का होता है। तो कुछ पौधे होते हैं ना, उसका जो पीला भाग होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। ये बहुत ही कम ऐसे पौधे होते हैं, लेकिन अधिकतर 99% जो पौधे होते हैं वो हरे पौधे होते हैं और वो प्रकाश संश्लेषित करके खुद से भोजन बना सकता है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं वो होता है स्वपोषी पोषण कहलाता है। आपने देख लिया दोनों में दो प्रकार से बांटा गया है, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण। चलते हैं आगे की ओर। देखिए अब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, आखिर क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का, इसका आप डिफिनेशन देखते हैं कि यह वह प्रक्रम है, यह वह प्रोसेस है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो भी कोई हरे पौधे हैं वो हरे पौधे क्या करते हैं, हमारे वातावरण में मौजूद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो पत्तियों के माध्यम से लेते हैं। इसके बाद जल के माध्यम से वो क्या लेते हैं, जल लेते हैं। जल लेने के बाद वो क्या करते हैं, उसकी जो हरी पत्ती होती है उसमें होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से देखते हैं कि वो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और ऑक्सीजन बनाता है। इसके बाद एक जो वाष्प के रूप में वो क्या करते हैं, जल को भी निष्कासित करते हैं। तो देखते हैं डियर कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है बाहरी वातावरण से, और जल कहाँ से लिया है, जल के माध्यम से लिया है, और किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल उसमें रहना चाहिए। यदि जिस पौधे में यदि क्लोरोफिल नहीं है तो वो जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण संभव ही नहीं है कि उसको कर ले, ठीक है। उसके बाद वो क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऐसा हो सकता है ना कि अंधेरा में बना सकते, ऐसा नहीं होता है कि अंधेरा बना ले। वो केवल जो दिन में रहेगा, सूर्य को प्रकाश रहेगा तो अच्छे से वो क्या कर सकता है, संश्लेषित कर सकता है। उसके बाद क्या बनाया, ग्लूकोज मतलब एनर्जी। हम भी यदि भोजन खाते हैं कुछ भी तो वही क्या बनता है, ग्लूकोज ही बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज बनाता है। उसके साथ हम लोग फायदेमंद के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। उसके बाद लास्ट में क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करता है, जल को निष्कासित करता है, वाष्प के रूप में जल को निष्कासित करता है, जिसके कारण से अधिकतर जो होता है वाष्प जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल जाने के बाद ये वर्षा होने के कारण भी बनते हैं, कारक एक फैक्टर ही है। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है। आखिर प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। यदि इसमें से एक भी चीज ना रहे तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल है ही नहीं। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए। आपको लाइट जला दोगे ना, उससे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, वो उसको नेचुरल प्रकाश चाहिए तो चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल, और उसका पत्ती हरा होना चाहिए। जैसे हरा क्लोरोफिल पाएगा तो ऑलरेडी उसमें क्या हो जाएगा, पत्ती का रंग जो होता है वो हरा हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद उसे क्या चाहिए, जल चाहिए। जो स्थलीय जो पौधे होते हैं वो जड़ द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित कर लेते हैं। यदि इनमें से एक भी चीज ना रहे तो प्रकाश संश्लेषण क्या संभव है, बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं क्या क्या होती है। अब आगे चलते हैं। आपने आई होप अब ये 4 पॉइंट आप याद कर लेंगे। आगे देखते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं क्या क्या होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। आप देखते हैं प्रकाश ऊर्जा है जो जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करता, अवशोषित करता है। जैसे मान लो कि पेड़ पौधा है, उनकी पत्तियां होती है, पत्ती में जैसे कि प्रकाश उस पर से पड़ेगा। मान लो सपोज डेट यहाँ पर हम आपको बना देते हैं एक पत्ती, ठीक है। ये मान लो दिल नहीं है, पत्ती मान लो, ठीक है। अब इस पत्ती में क्या छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं या उसके परत होती है। इसमें क्या होता है, जैसे प्रकाश यहाँ पर पड़ा, जैसे प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ेगा, ये क्या करेगा तो उसको अवशोषित कर लेगा, ऑब्जर्व करना कहते हैं, इसको पकड़ना कहते हैं। वो अपने अंदर क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, किसको, सूर्य के प्रकाश को। उसके बाद देखते हैं
कि सूर्य का प्रकाश जो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को विखंडन करता है। अब जैसे मान लो कि आपने पढ़ा होगा कि जो जल होते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। क्या होता है जी? H2O। तो ये क्या करता है, इनके जो प्रकाश की ऊर्जा होती है इसको क्या करता है, इसको ग्लूकोज बनाने में अलग तोड़ता है। अणु मतलब अलग अलग भागों में तोड़ता है। हाइड्रोजन में अलग उसको तोड़ेगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा जो वातावरण में छोड़ेगा, तो क्या होगा वो हमारे लिए फायदेमंद है। और जो बचेगा H2 बचेगा, वो H2 फिर से क्या करेगा, अभिक्रिया करके वो वाष्प बना देगा। इस प्रकार से घटना होती है। बात समझ में आया? पहला क्या हो गया, क्लोरोफिल अवशोषित करेगा। दूसरा क्या हो गया कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होगा, तो जल को तोड़ेगा, अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेगा। इसके बाद देखते हैं लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर दे, कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा। इसे कहते हैं एनर्जी, कहते हैं, इससे बनेगा। इसके बाद देखते हैं ये जो प्रक्रिया होती है, जो जल वाष्प बाहर निकलते हैं, जो उसमें क्या होता है, रंध्र के द्वारा होता है। आप इसको पिक्चर के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिया गया है पत्ती की जो आंतरिक भाग का है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि रंध्र क्या होता है। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। अब पत्ती के ऊपर बहुत सारे छिद्र होते हैं, जैसे आपको नहीं दिख रहा होगा, जैसे आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शायद आपको अच्छे से दिख जाए, लेकिन आपके पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं होगा। यदि आपके कॉलेज में या विद्यालय में उपस्थित होंगे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं कि इसमें रंध्र किस प्रकार के होते हैं। देखते हैं रंध्र के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश जो आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान यदि गैस का अधिकांश आदान प्रदान, जैसे कि बाहरी वातावरण से आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने अवशोषित किया, तो किसके द्वारा करेगा, रंध्र के माध्यम से करेगा। इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यदि वाष्प सर्जित करेगा, जल को वाष्प के रूप में छोड़ेगा बाहर की ओर, वातावरण में, वायुमंडल में छोड़ेगा, तो किसकी सहायता से छोड़ेगा, रंध्र की सहायता से उन्होंने छोड़ेगा। इससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा ही निष्कासित होते हैं। देखेंगे जिस प्रकार से जो जल वाष्प को छोड़ता है उसे जल वाष्प सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पत्ती है, इसका एक रंध्र छिद्र दिख रहा होगा आपका, इसका है जो चारों साइड से जो रहता है, तो वो उस पर क्या है, ये छोटे छोटे द्वार कोशिका है। इसका जो अधिचर्म जो कोशिका है, अधिचर्म कोशिका, इसके एक सहायक कोशिका होते हैं। इसमें सबसे पहले आपने देखा कि इसके पहले क्या होते हैं, एक रंध्र छिद्र होते हैं, उसके चारों साइड छोटे छोटे क्या होते हैं, द्वार कोशिका होते हैं। उसके बाद आपको ये देख रहा होगा ये भाग क्या होते हैं, अधिचर्म कोशिका होते हैं। और इनके जो साइड से आपको ये गोल टाइप के देख रहे हैं, इसे कहते हैं सहायक कोशिका। इसे क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। आप देखते हैं इस चित्र के माध्यम से आपने, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि रंध्र क्या होता है। यदि आपके पास माइक्रोस्कोप है अवेलेबल तो एक बार आप जांच भी से कर सकते हैं किस प्रकार की ये रंध्र दिखता है। तो चलिए, आई होप हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे की ओर चलते हैं। आप चलते हैं विषमपोषी। अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा है, स्वपोषी के बारे में, जो स्वयं से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषित करता हो, स्वयं से भोजन बनाता हो, ठीक है। आप देखते हैं विषमपोषी पोषण, जो खुद से भोजन बनाता ही नहीं हो, किसी और पे डिपेंड रहता हो, जैसे बाघ, हरिण, मनुष्य, ये किसी और पे ही डिपेंड रहते हैं। आप देखते हैं इसको कि कितने 3 भागों में बांटा गया है। आप किसी किताब में देख सकते हैं इसे 4 भागों में भी बांटा गया होगा, शायद ग्रीनलैंड की किताब में आप इसे देख सकते हैं, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से इसे 3 भागों में ही बांटा गया है। तो पहला देख लेते हैं विषमपोषी पोषण। इसका जो हो गया, पहला भाग हो गया इसका प्राणी संपोषण, दूसरा भाग हो गया इसका मृतजीवी पोषण, और तीसरा हो गया परजीवी पोषण। तीसरा क्या होगा जी, परजीवी पोषण। आप देखते हैं प्राणी संपोषण में क्या होता है, जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। अब ऐसा जीव जो संपूर्ण रूप से उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर लेता हो, जैसे कि हम लोग खाते हैं तो पूरा अच्छे से चबा कर खा जाते, पेट में रख लेते हैं, उसका उससे क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, और वो किसे खाद्य रूप में लेती है, भोज्य खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे क्या हो गया, अमीबा भी है, जो छोटे छोटे
पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं, उसका भोजन वो हो गया। अब देखते हैं मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवी के शरीर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। अब मृतजीवी क्या होता है कि मृतजीवी अपना जो भोजन है वो मृतों के शरीर से या सड़े गले, यानी कोई मरा हुआ है उस क्या होता है उसके शरीर में होता है, चपक जाता है। चपक जाने के बाद उससे क्या होता है, उसे अपना न्यूट्रिशन लेता है, पोषण लेता है, ठीक है। इसके बाद उनका कार्बनिक पदार्थ में से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सड़े गले कुछ चीज़ आपने फेंक दिया, कोई जानवर मर गया या कुछ भी आपने गले से जो फेंक दिया, उसमें भी क्या हो जाता है, मृतजीवी पोषण होता है। जैसे हो गया फुफुंद, फुफुंद आपने देखा होगा कि जैसे कि गोबर है, गोबर पर बहुत सारा फुफुंद उग जाता है, या पाँव रोटी होता है, पाँव रोटी पे फुफुंद उग जाता है, या ऐसे कवक भी, इसका एग्जाम्पल कवक भी है। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों कि परजीवी क्या होता है, परजीवी पोषण। तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनका बिना मारे उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। जैसे मान लो कि परजीवी अन्य जीव पर, जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है या कोई आदमी है जिसके जो बालों में जू हो जाता है, उसको तो मारता नहीं है आदमी को, लेकिन क्या दिन प्रतिदिन उसमें से क्या करता है, ब्लड लेते रहता है और उसका पोषण बन जाता है। इसका होता है अमरबेल। शायद आप लोगों ने अमरबेल देखा होगा, किसी भी पेड़ पर क्या होता है कि पीला पीला बहुत सारे लत्ते उस पर चिपक जाते हैं और बहुत अच्छे लगते भी, बहुत काफ़ी अच्छे दिखने में लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन क्या होता है वो उसका जड़ ना मिट्टी में नहीं रहता है, केवल पेड़ के ऊपर ही भागों पर ही आपने देखा होगा। क्या होता है कि उससे क्या होता है कि वो उनके शरीर से सतह में चिपकेगा, सतह से वो अपना क्या करो, उससे एनर्जी ले लेगा, पोषण उसे ले लेगा। इसके बाद जैसे जू हो गया, फीता क्रीम एक जो बैक्टीरिया होता है, फीता क्रीम जो इससे क्या होता है, घाव घोसवी भी होने की संभावना रहती है। फीता क्रीम होता है जो हमारे लिए हानिकारक है, वो भी ये क्या होते हैं कि हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उसको बिना मारे उसे क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, इसे कहते हैं परजीवी। आई होप आपने तीनों चीज समझ में आ गया होगा। पहला देखे हम लोग प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण ऐसा जीव जो भोजन पूर्ण रूप से खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं, जैसे दाल रोटी चावल हो गए, ये खाद्य पदार्थ हुए, इस खाद्य पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में वो खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। एक मृतजीवी जो मरे हुए के शरीर पर, गले कचरे के पर क्या होते हैं, अपना उससे भोजन प्राप्त करते हैं। कोई जानवर और मर जाता है, फेंक देते हैं, उसमें क्या लगता है, बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे जो कुछ छोटे छोटे कीड़ा सब लग जाते हैं, उसको खा पे खत्म कर देते हैं। तो उसे भी कह सकते हैं मृतजीवी पोषण कहते हैं कि मृत्यु के शरीर से वो क्या करते हैं, अपने भोजन प्राप्त करते हैं। एक परजीवी, ये बिना मारे हुए, बिना नुकसान किए हुए प्राप्त कर लेता है, तो उसे कहते हैं परजीवी पोषण। आई होप आप तीनों चीज समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा में पोषण किस प्रकार से होती है। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होती है, पहला देखते हैं अमीबा क्या। एक ये आपका रहा अमीबा, एक क्या है, ये अमीबा है, इनका एक बीचों बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। आइए यहाँ पर खाद्य पदार्थ पड़ा हुआ, पहले से रखा हुआ खाद्य कुछ करने रखा हुआ है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करेगा, ये अपना साइज को बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे करके अपना साइज क्या करेगा, बढ़ाएगा, और उसको पहले घेर लिया, फिर धीरे से क्या घेरते घेरते पूरा बंद कर लिया, मतलब पूर्ण रूप से अपने अंदर उसको समेट लेता, पूर्ण रूप से अपने अंदर क्या करता है, इसको समेट लेता, अपने अंदर रख लेता। इसे कहते हैं जो कण इसे यहाँ पर आ गया। पहला क्या हो गया, इसका भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। खाद्य रिक्तिकाएं, इसके बाद खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में कर देता है। जो कण उन्होंने खाया, जो कण उसको अपने अंदर रख लिया, उस कण को क्या छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में बांट देगा, छोटे टुकड़ों में बांट देगा। बच्चा हुआ जो अपचय कोशिका की सतह की ओर गति करता है। आपने मान को उसमें उस कण को लिया, उसका जो जितना भी न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन मतलब जिसको जरूरत चीजें थे, विटामिन जो इसको चाहिए था वो ले लेगा, जो अपशिष्ट बच जाएगा, जिसको बॉडी में कोई काम ही नहीं है, इसको बॉडी में कोई काम ही नहीं है, उसे क्या करेगा, उसको बाहर की ओर छोड़ देगा, उसे बाहर की ओर कर देगा। ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, जो बच जाएगा उसे क्या करते हैं, बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है आपने समझ लिया होगा। इसके लिए यदि आपको ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है बिहार बोर्ड कि ये किस प्रकार से करता है, कुटपात की सहायता से, किसे, कुटपात की सहायता से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होती है। आगे की ओर चलते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम में भोजन किस प्रकार से होती है, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम क्या करता है, ये पक्षयाभ जैसे कोशिका की पूरी सतह को ढक लेते हैं। इसके बाद भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है, उसे इस प्रकार से वो क्या करते हैं, पोषण करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं, मनुष्य में पोषण।
आप क्या देखते हैं मनुष्य में पोषण। अभी दो टॉपिक बारे में पढ़े हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के प्रकार। आप देखते हैं मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, मनुष्य में पोषण किस प्रकार के होता है। अब इसमें देखते हैं चार भाग है। एक है अंतःग्रहण, पहले खाता है, खाने के बाद क्या होता है पचता है, पचने का अवशोषण होने अवशोषित होता है, अवशोषित मतलब अलग अलग इसके सौगीकरण होते हैं। इसके बाद है बाह्य अपक्षेप, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसे बाहर की ओर क्या करते हैं निकाल देते हैं। अब होते हैं आहार नाल, मूल रूप से मुख गुहा से तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। यदि बोलेगा जो मनुष्य में जो पोषण होता है सबसे उसका पहला भाग होता है मुख गुहा होता है। क्या होता है ये मुख गुहा, मुंह जिसे कहते हैं। इस मुंह में होते हैं दांत होते हैं, जीभ होते हैं, लार ग्रंथि होते हैं। इसके बारे में एक पिक्चर के माध्यम से आपको हम समझाने के प्रयास करेंगे। पहले देख लीजिए इसका पहला भाग क्या हो गया मुख। मुख के बारे में क्या होते हैं इसमें दांत और जीभ, जिसे जीवा भी कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है लार ग्रंथि, जिसे हम आप भी बोलते होंगे या किसी भी हो कि आपके जीभ पर एक पानी की परत होता है, पानी रहता है वहाँ पे, उसको क्या कहते हैं लार कहते हैं। ठीक है, प्रतिदिन लगभग 1 मतलब कि 1.5 लीटर के आसपास क्या बनता है लार बनता है। यदि आपको बुखार उखार लग गया है किसी कंडीशन में तो हो सकता है 1.5 लीटर से कम बन सकता है, लेकिन अधिकांश जो रेशियो है कितना बनेगा प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है सामान्य मनुष्य में। आप देखते हैं मुख का काम है भोजन का अंतर्ग्रहण करना। मुख का काम क्या हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण करना। इसका दांत का काम क्या हो गया उसको चबाना, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना, एकदम अच्छे से मुलायम कर देना। इसका जीवा का काम क्या होता है भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देना, मशीन से अच्छे से करके क्या करना है मिलाना। जी का काम वही होता है मिला देना, पूरा लार को मिला देगा कि ताकि आपने जो भोजन ग्रहण किया है वो भोजन आपके गले से आसानी से अंदर की ओर जा सके। यदि ऐसा नहीं हो गले में फंस गया तो समझ जाओ आपका क्या होने वाला है। ठीक है, इसका लार ग्रंथि क्या है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस जो लार रस या लार कहते हैं, इसमें क्या होता है स्टार्च, लार, एमिनस एंजाइम, माल्टोस, शर्करा, इस प्रकार की एंजाइम इसमें लार में पाया जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, इसी एक चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। आप भोजन ग्रासिका में आता है कि मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रमाकुचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रासिका की मांसपेशियों का संकुचन शिथिलन द्वारा होता है। इसके बाद जैसे इसमें आगे की ओर जाएगा इसमें क्या होता है संकुचन होने लगता है, फैलना और सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण से क्या होता है आमाशय तक भोजन पहुंच पाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो भाग आपका हो गया वो क्या हो गया मुख। क्या होगा जी मुख। मुख में क्या है जीभ, मुख में क्या है जी जीभ। जीभ में उसके साइड में क्या है दांत। क्या है जी दांत। दांत का काम हो गया चबाना, जीभ का काम क्या होगा उसे लार से मिलाना। इसका अगला भाग क्या हो गया यहाँ पे ग्रसिका या ग्रसनी भी कहते हैं, जैसे ग्रसनी भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला भाग इसका क्या आ गया अमाशय। क्या हो जी अमाशय। इस प्रकार से आपने देखा होगा ये है अमाशय। ठीक है, इस अमाशय में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो आपने खाद्य पदार्थ खाया उसमें क्या होगा मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसके बाद आता है क्षुद्रांत, छोटी आंत। उसके बाद आता है बृहत जो बड़ी आंत उसे कोलन भी कहते हैं। और लास्ट में क्या है गुद्दा द्वार। क्या है जी गुद्दा द्वार। इसके बाद इसमें कुछ अमाशय की जो नीचे वाला जो भाग उसे कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं अग्नाशय। इसके बाद एक है पेरिसेकी का। इसके बाद एक आपको मिलेगा पीत, जहाँ पे एक क्षारीय द्रव पाया जाता है जो बहुत जहरीला। आपने कभी देखा होगा मछली काटते हुए उसमें एक एकदम डार्क ग्रीन टाइप का एक पीत रहता होगा, यदि गलती से वो फूट गया तो पूरा मछली का स्वाद बर्बाद कर देता है। तो उस प्रकार से एक मनुष्य में भी रहता है पित्ताशय, जिसमें पीत रस भरा हुआ रहता है। ये बहुत काफ़ी क्षारीय होते हैं। ठीक है, आगे में क्या है यकृत से लीवर। आपको दिख रहा होगा कि लीवर रेड कलर का दिख रहा है। यदि सबसे कोई यही एक अंग है, यदि लीवर को यदि काट दोगे तो अपने आप पुनः से क्या होता है निर्मित हो जाता है। आप लीवर काट के डोनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं आगे की ओर। ठीक है, इसको बंद करना, आवाज आ रहा है। अब अगला भाग देखते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय क्या होता है जठर ग्रंथि, जिसमें पेनिस इसमें रहता है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। अब इसमें क्या है कि अब अमाशय इसमें कौन सा अम्ल रहता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय को इसमें क्या दिया जाता है श्लेष्मा दिया हुआ रहता है। इसके बाद देखते हैं ये क्या होता है पाचक एंजाइम होता है जो अम्लीय माध्यम रहता है और अमाशय के प्रोटीन का तैयार करता है और आंतरिक स्तर पाचन करता है। अब क्या होता है इसमें एक पाचक एंजाइम होता है, उसको पचाने का काम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये अमाशय में ही होता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है और अम्ल से
रक्षा भी करता है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा जी, ये पाचन करेगा और अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की प्रक्रिया में सहायक होता है। उसके बाद देखिए अमाशय के आंतरिक अम्ल की रक्षा भी करता है। इसमें क्या होता है, अम्ल जो उससे रक्षा भी करता है, प्रोटेक्टिव से करता है। आप देखते हैं अगला क्या है, क्षुद्रांत इसे कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं जी, छोटी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है, आंत रस भी इसमें रह पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स को क्या होता है, संश्लेषित होता है। इसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया तो उसे कार्बोहाइड्रेट किससे बदलेगा कि ग्लूकोज से बदलेगा। किससे बदलेगा जी, ग्लूकोज। यदि ग्लूकोज आपके बॉडी में ज़्यादा हो गया, आप काम करते नहीं हो, खाना पर खाना खा रहे, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोज तो किससे बदल जाएगा, फैट में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें होगा जी, फैट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं वसा अम्ल और ग्लिसरॉल टाइप के इसमें क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं। इसका प्रोटीन किसे बताते हैं, अमीनो अम्ल में बदलने का प्रयास मतलब कि बनाते हैं ये। यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त भी करती है। अब जो यकृत है, लीवर, जो जिगरा भी कहते हैं उर्दू भाषा में जिगरा, वो यकृत से क्या करते हैं, अग्नाशय से स्रावन प्राप्त भी करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं किसका एक काम और है, यकृत के पीतरस। यकृत यदि आपने इसमें देखोगे तो इसके साइड ही आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो आपका लीवर हो गया, ये आपके इसके नीचे क्या अग्नाशय हो गया और ये क्या है जी, अमाशय है। और इसी बीच में क्या है, पीत नली है। ऐसे हाँ, ये जो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन में, वो क्या है, पीतरस या पित्ताशय। उसे क्या कहते हैं, पित्ताशय है। उसी पित्ताशय के बारे में आपको बता रहा है कि यहाँ जो यकृत से जुड़ा हुआ रहता है पित्ताशय, जिसमें से क्या ये पित्तरस क्या करता है, लवण के माध्यम से उसे क्या करते हैं, वो स्रावित करता है, ऑब्जर्व करता है, इकट्ठा करता है वो। अब देखते हैं कि अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय का रस बनाता है। इसमें क्या होता है, एमिलेस एंजाइम, ट्रिपियस एंजाइम और लाइपेस एंजाइम इसे मिलता है, जो प्रोटीन को किसे बदलता है, पेप्टस में, वसा को लाइपेस में क्या करता है, वसा में बदल देता है, और स्टार को क्या करता है, एमिलेस में ग्लूकोज में बदल देता है। और लास्ट में एक और आता है, एक है दीर्घ रोम, जिसे कहते हैं अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। जो अवशोषण होता है उस क्षेत्र क्या करता है, बढ़ा देता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, लास्ट में है बृहच्छाद्र, किसे कहते हैं, वो से बड़ी आंत। क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, जिसका जो लास्ट है, पंचतंत्र में क्या है ये लास्ट अंग होता है, बृहच्छाद्र, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। बड़े लिखा गया, बड़ी आंत कहते हैं इसे। ये क्या करता है, जल का अवशोषण करते हैं। वह पदार्थ जो आपके बॉडी में कोई यूज ही नहीं, उस पदार्थ को क्या करते हैं, गुद्दा द्वार शरीर से बाहर निकाल देता है। इसमें लगभग 3 से 4 घंटे तक आपकी बॉडी में रख सकते हैं। और सुबह जब पैखाना करने जाते हैं तो पूरा मलबा जो वहाँ से निकल जाता है। यही इसका काम रहता है बड़ी आंत का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। आप देखते हैं शोषण। अभी हम लोग ने पढ़ लिया पोषण के बारे में क्या होता है, आप देखते हैं शोषण के बारे में। एक बार क्या करना, आप अपनी कॉपी में नोट करके एक बार रिकॉल कर लेना माइंड में कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। यदि आप अपने वीडियो के साथ साथ यदि आप कॉपी पेन निकाल के रखे हुए हो तो आप कुछ बातें यहाँ भी जस्ट नोट कर सकते हैं। चलिए आगे क्या स्टार्ट करते हैं, शोषण। क्या स्टार्ट करते हैं डियर, शोषण स्टार्ट करते हैं। शोषण क्या होता है, तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका में भोज्य के विघटन को कोशिकीय शोषण कहते हैं। जैसे इसका कहने का अर्थ हो गया कि आपने भोजन ग्रहण किया, हमारे खाद्य पदार्थ चला गया, और उसमें क्या होता है कि जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है, ये ऊर्जा प्राप्त होता है। और ये ऊर्जा उत्पादन कैसे होगा, तो आपने जैसे आप सांस लोगे, सांस के माध्यम से क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, और उस ऑक्सीजन क्या करेगा, उस खाद्य पदार्थ को तोड़ने में मदद करेगा, विखंडन करने में मदद करेगा, जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बिना ऑक्सीजन के खाना भी नहीं पचेगा आपकी बॉडी में, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करके और हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है, कोशिकाओं इसका प्रयोग कर लेते हैं कोशिकाओं की एनर्जी ऊर्जा को विखंडन करने में। इसके बाद जो ऊर्जा से विखंडन करने में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इसे फिर से पुनः नाक और मुंह के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है। ग्लूकोज का विखंडन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अब ऑक्सीजन का किस प्रकार से होता है, अब ये हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6।
ठीक है। और इसके जो मात्रा होता है 6 बनता है। सबसे पहले देखते हैं कोशिका द्रव्य। को यदि कुछ बोल देगा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि ग्लूकोज का विखंडन कब कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। ऐसा नहीं कोशिका केंद्र में लगा दें, कोशिका द्रव्य में होता है। तो देखते हैं सबसे पहले पायरुवेट और ऊर्जा में टूटता है। ये किस में टूटता है? पायरुवेट और ऊर्जा में टूटता है। इसकी 3 कंडीशन है। यदि ग्लूकोज को टूटना है तो इसके लिए कितने कंडीशन है जी? 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन रहते हैं। आप देखते हैं सबसे पहला कंडीशन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। जहाँ पर ऑक्सीजन ही ना हो, उस समय ग्लूकोज कैसे टूटता है? तो टूटने के बाद क्या क्या बनता है? तो ग्लूकोज टूट के बनेगा एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊर्जा बनेगा। और यह क्रिया किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है जी? ईस्ट में होता है। तो पहला कंडीशन हो गया ग्लूकोज को तोड़ने का, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। जहां ऑक्सीजन ही मौजूद ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो अभी आपने देखा कि पहला जो कंडीशन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन। तो विखंडन करने के दौरान क्या क्या बनता है? इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। और ये क्रिया किस में होती है? ईस्ट में होती है। तो आप लोग इसे एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे। दूसरा जो कंडीशन है वो ऑक्सीजन के उपस्थित अभाव, मतलब ऑक्सीजन है बट बहुत ही कम मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अपर्याप्त मात्रा में है। तो इसमें ग्लूकोज टूटे किसमें बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ये हमारे कोशिकाओं, हमारे पेशी कोशिकाओं में होता है। जैसे आप कभी दौड़ते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक में क्या होता है? बहुत स्पीड में दौड़ते हैं। स्पीड में दौड़ने के बाद जो कोशिका है उसका क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो उस समय क्या होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए और ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुँच मिल नहीं पाता है, जिसके कारण से यदि आप दौड़ते हैं तो आपके बॉडी में क्या हो? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ऑक्सीजन के अभाव में क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और वे लैक्टिक अम्ल आपके बॉडी में क्या करता है? क्रैम्प करने का काम करता है, दर्द करने का काम करता है। कभी पिट्ठी दर्द, कभी गोर दर्द, कभी ठोना में दर्द होने लगता है। वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। या तो आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो हार्डवर्क कारण से भी ये लैक्टिक अम्ल बन सकता है। बनने की रीजन क्या है? तो ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल पाता है, ऑक्सीजन है कम मात्रा में मिल पाता है। तीसरा जो कंडीशन है आपका, वो कंडीशन क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा था ऑक्सीजन की कम मात्रा है। और तीसरा है ऑक्सीजन है पूरा पर्याप्त मात्रा में है, जितना आपको चाहिए उतनी मात्रा में है। तो उससे भी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा बनेगा। और ये क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रक्रिया होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन 3 कंडीशन में टूटते हैं। तीनों कंडीशन के बारे में बता दिए हैं क्या क्या बनेगा। पहला कंडीशन ऑक्सीजन की अनुपस्थित था, वो देख लिए। एक तो उपस्थित अभाव और एक है उपस्थिति। ठीक है डियर, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखते हैं शोषण के प्रकार। देखते हैं शोषण का जो प्रकार है, एक है वायवीय शोषण, दूसरा है अवायवीय शोषण, जिसे इसे अनॉक्सी भी कहते हैं। इसमें देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। मतलब कि ये जो वायवीय शोषण है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन ये पूर्ण मात्रा में पर्याप्त रहेगा, उसके बाद जितना ग्लूकोज रहेगा उस ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन करेगा, पूर्ण रूप से खत्म करेगा, विखंडन करेगा। और इससे क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। और इसे यह कोशिका द्रव्य और यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे 36 ATP होता है। और ये प्रक्रिया किस में होती है? मनुष्य में होती है, मानव में होती है, और बहुत सारे जानवरों में भी ये प्रक्रिया होती है सांस लेने की। तो आप समझ में आएगा वायवीय शोषण। वायवीय शोषण मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहेंगे? वायवीय शोषण। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन मौजूद नहीं हो उस स्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहेंगे? अवायवीय शोषण। इसका दूसरा नाम है अनॉक्सी शोषण। देखते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। पहला क्या हो गया? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, मतलब पूर्ण रूप से इसका विखंडन नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में मिलता है और ऊर्जा थोड़ा कम मात्रा में इसमें मिलती है। और उसके बाद देखते हैं अगला है, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है और कम ऊर्जा उत्पन्न होता है, 2 ATP के होता है। और ये छोटे छोटे जीवों में होता है, जिसमें देखते हैं इस एक एग्जाम्पल हो गया आपका ईस्ट हो गया। तो आई होप आपने दोनों में अंतर देख लिया होगा। पहला हो गया ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें हो गया कि ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से विखंडन होता है, इसमें अपूर्ण होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसमें देखा कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में भी होता है, ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है, ये अंतर देख लिया। अगला अंतर है इसमें ऊर्जा बहुत मात्रा में होता है, जिसे 36 ATP होता है, और इसे बहुत कम मात्रा में 2 ATP में होता है। इसका उदाहरण हो गया मानव, इसका उदाहरण हो गया ईस्ट।
आई होप आप इसे समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा आपको समझ में तो आप इसे दोबारा से भी वीडियो देख सकते हैं। आई की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं डियर। अब ये हमारे मानव श्वसन तंत्र किस प्रकार कौन कौन से इसमें भाग लेते हैं, कौन कौन सा ऐसा अंग है जो श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो इसका जो पहला जो भाग है वो है नासिका द्वार, जिसे नाक कहते हैं। पहला क्या हो गया, नासिका द्वार, जिसे क्या कहते हैं, नाक। इसके बाद क्या होता है, ग्रसनी, जो कंठ के पास रहता है, ट्रिकिया के पास रहता है, यहाँ पे ग्रसनी रहता है। उसके बाद क्या होता है, कंठ होता है। कंठ में इसके बाद कहाँ जाएगा, साथ बाद श्वसन नली में जाएगा, उसके बाद श्वसनी में जाएगा, इसके बाद है श्वसनिका में जाएगा। उसके बाद फेफड़ा में छोटे छोटे एक गुब्बारे की तरह रहता है, लगभग लाखों की संख्या में फेफड़ा में छोटे छोटे गुब्बारा रहता है, जिसे कहते हैं फफूंद भी कहते हैं, इसे कोपिका कोष, जिसे क्या कहते हैं, कोपिका कोष कहते हैं। जो छोटे छोटे बहुत छोटे गुब्बारे, लाखों की संख्या में गुब्बारे वो रहते हैं। और वहाँ पे एक जो ब्लड, जो हृदय है, हृदय के माध्यम से पंप करता है, जो ऑक्सीजन में रक्त को पंप करता है, जो ऑक्सीजन वहाँ पर जाके फेफड़ा में मिल जाता है। तो दिल का जो काम है ना, केवल उसको ऑक्सीजन, जो आपका जो रक्त है, उस रक्त को क्या करना है, आपको वहाँ तक पहुँचाना है, फेफड़ा तक पहुंचाना है। और फेफड़ा के बाद उसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन लाया है, फेफड़ा जमा किया है, उसमें क्या होगा, जो मिल जाएगा। और फिर से क्या करेगा, जो रक्त में मिल गया है वो रक्त फिर दिल की सभी कोशिकाओं के पास से पहुंचा देगा। आप इसके एक डायग्राम दिया गया, अब उस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला है इसमें नासिका द्वार। नासिका द्वार से या मुख द्वार से आप क्या ले सकते, सांस ले सकते हैं। उसका बाद क्या आएगा, ग्रसनी में आएगा। ग्रसनी के बाद यहाँ पर कंठ है, कंठ का क्या, श्वासन नली है। और श्वासन नली के बाद क्या, उपास्थ्य वल्ले है। इस वल्ले का कुछ काम नहीं रहता है, एक पाइप के माध्यम से जाने के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये आप इसमें आ गया, फेफड़ा में आ गया। फेफड़ा में क्या होता है जी, कुपिकाएं कोष होते हैं, श्वसन कोशिकाएं होती है, बहुत लाखों की संख्या में रहती है। और इसके नीचे में एक डायफ्राम होता है। एक्चुअली में क्या होता है, डायफ्राम होता है कि उस डायफ्राम का काम है जो कि फेफड़ा है ना, फेफड़ा के पास शक्ति रहता है कि वो जो हवा है उसको खींच सके, ऑक्सीजन को खींच सकते हैं हवा को, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा शक्ति नहीं है कि क्या करे, फिर डायफ्राम उस हवा को फिर से वापस भेज दे। तो क्या करता है, नहीं भेजने के कारण फेफड़ा में शक्ति नहीं रहती है, इसके लिए उसको मदद करने को आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, उसको पंप करता है ऊपर की ओर, फिर से वो जितना भी ऑक्सीजन, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो अन्य गैस बच गया है, उस गैस को फिर से क्या करेगा, वातावरण में वो छोड़ देगा। कभी कभी क्या होता है, गर्भवती महिला जो रहती है उनका जो इस प्रकार से जो पसली का उस समय डायफ्राम काम नहीं कर पाता है, उसको ज़्यादा इतना स्पेस उसमें नहीं रह पाता है जो डायफ्राम काम करे, पचके और फूले। तो उस समय में उस महिला में क्या होता है, जो पसली होता है, उस पसली के काम होता है फेफड़ा को ऊपर की ओर धक्का देना होता है। तो ये बात इन्फॉर्मेशन एक है, आप ये से याद रख सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं मानव श्वसन क्रियाएं। मानव श्वसन क्रियाएं क्या होता है, देखते हैं। इसमें पहला है अंतःश्वसन, एक है उच्छ्वास श्वसन होता है। ये है अंतःश्वसन के दौरान इसलिए क्या होता है, वृक्ष गुहा में फैलती है। उसके बाद पसलियों में संचलन पेशियां सिकुड़ती है। उसके बाद क्या होता है, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ा में भर जाती है। ये जब होता है आपने सांस लिया, जब आपने सांस लिया। दूसरा है उच्छ्वास, जो आपने सांस छोड़ा। आप देखते हैं वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। उसके बाद पसलियों की जो कोशिकाएं होती है शिथिलन हो जाती है, पचक जाती है, सिकुड़ जाती है। उसके बाद वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, वक्ष जितना अपने जो मूल रूप में है वो उसमें आ जाएगा। फिर गुहा में जो वायु है वो दाब बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है जैसे आपने। इसके बाद क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड और फेफड़ा से बाहर निकल जाता है। उसके बाद जोर से धक्का मारता है डायफ्राम और फेफड़ा क्या करता है, सभी हवा को बाहर की ओर धक्का मार देता है। इसके बाद देख लेते हैं, इसी में इसका ही कुछ पॉइंट है कि अंतःश्वास सांस द्वारा वायुमंडल में गैसों का अंदर लेना होता है। आपने वायुमंडल से सांस क्या किया, जोर से खींचा। ठीक है, इसके बाद है उच्छ्वास, फेफड़ा से वायु गैस बाहर निकलता है। जब आपने सांस छोड़ा उसको क्या कहते हैं, उच्छ्वास से कहते हैं। और स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जो जलीय जीव होते हैं वे जल में घुलित जो ऑक्सीजन होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जिसमें एक जो मछली होता है, मछली में क्या होता है, गिल्स पाया जाता है, और गिल्स का जो काम होता है कि वो जो ऑक्सीजन जो आगे पानी में मौजूद है उस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं वो लोग। हम लोग जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग करते हैं नासिका फेफड़ा के द्वारा। ठीक है, आप देखते हैं कुपिका रक्त ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो ऑक्सीजन की समृद्ध कुपिका में होती है
और रक्त वाहिका आती है जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसे कहते हैं, इसका ले जाने का काम किसका होता है, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल किसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है जी, हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी रक्त ब्लड लाल रक्त कोशिका होते हैं, ये लाल रक्त कोशिका कहाँ आएगा, आपके फेफड़ा तक आएगा। उस फेफड़ा में क्या होगा, जो ऑक्सीजन आपने जो वायुमंडल से लिया है उसमें क्या होगा, मिल जाएगा। वो मिलता कौन है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन में क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, इसे कहते हैं HbO2 मिल्क बन जाती है। और फिर ये HbO2 जो है वो आपकी जितने भी जो लाल रक्त सेल है उस सभी कोशिकाओं तो क्या करेगा, वहाँ पहुँचा देगा। और इसका प्रयोग जो कोशिका क्या करेगा, कोशिका ईंधन में प्रयोग करेगा। इसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आज जैसे वहाँ तक पहुँच गया, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँच गया तो फिर क्या करेगा, प्रयोग तो कर लिया, प्रयोग करने के बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और लास्ट में क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर इसे बाहरी वातावरण में इसे छोड़ देगा फिर से पुनः। इसके बाद आगे देखते हैं, ये पूरा इस प्रकार से पूरा प्रक्रिया होता है इसमें। और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मोचन में विस्तरण के द्वारा भी बाहर आ जाता है। किसी किसी जीव में क्या होता है, विस्तरण के द्वारा आता है, हम लोग सांस छोड़कर करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देंगे। फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो कल आप बनने जा रही है जो परिवहन से शुरू होगी।